हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोशन बायोलॉजी। तो बच्चों, आज हम फिर से एक नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग और लोगों के लिए डरावनी पर हमारे लिए आसान होगी, है ना। क्योंकि हम आपको समझाएंगे, ये नहीं कि आप रट लीजिए, ये एनसीईआरटी में है, ये नोट्स ले लीजिए, यहां से रट लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल भी है, पकड़ने वाली चीज है। एनसीईआरटी के लैंग्वेज लोगों को समझ में नहीं आती, इसलिए कहते हैं कि ये रट लीजिए, आता नहीं क्वेश्चन। आता है बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आए हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं हम आपको बताएंगे भी। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। बोर्ड के लिए ये समझ लीजिए 3-4 नंबर रखा हुआ, अगर आ गया तो ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और साथ में बोर्ड की बात करें और नीट की बात ना करें। और यहां से क्वेश्चन तो भर भर के आए हैं बच्चों। पिछला आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए और बताइए हमको कि सर इस टॉपिक जो पढ़ाए हैं आप, इससे क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो जरूर हम उस पर कोशिश करेंगे। वैसे कोशिश करने वाली बात नहीं, साफ साफ बता दें अगर हम आपको, तो यहां से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं और बने हैं और बनते रहेंगे, है ना। अच्छा है, चलिए तो स्टार्ट करें बिना देरी किए क्लास को। और हेडिंग हमारी कौन सी है? क्लोनिंग संवाहक। प्यारी सी बुक एनसीईआरटी अपने सामने रख लीजिए। अगर आप चैट सेक्शन में बात कर रहे हैं तो बंद हो जाइए, ध्यान से सुनिए। आप अपना 30 मिनट कंसंट्रेट होके इस वीडियो लेक्चर को दे दीजिए। गारंटी ले रहे हैं बच्चों कि आपको कभी ये टॉपिक कंफ्यूज नहीं करेगी, है ना, नहीं करेगी कंफ्यूज। तो हेडिंग हमारी क्लोनिंग संवाहक यानी क्लोनिंग वेक्टर है। पहले उसमें एक फिगर है, एनसीईआरटी का भी फिगर है, और कई बार ये फिगर बनाने के लिए पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में कि आप हमें PBR 322 का सचित्र, उसका सचित्र तो नहीं, खाली नामांकित चित्र करने के लिए दे सकता है, या उसका फिगर बनाने के लिए आपको दे सकता है। तब के लिए तो ये फिगर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। सबसे पहली बात तो ये फिगर क्या है, कैसे है, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक नीट एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं बच्चों। सबसे बड़ी बात कि ये जो PBR 322 है, ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है ई कोलाई बैक्टीरिया से। कहां से? ई कोलाई बैक्टीरिया से। अब ये कंफ्यूज करने वाली बात है, ये डायरेक्टली दे दिया ई कोलाई बैक्टीरिया से इस प्लाज्मिड को निकाला गया है। लेकिन ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया से, ऐसे ई कोलाई बैक्टीरिया जिसमें इस प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं, वो बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं? म्यूटेट होते हैं बच्चों। वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? म्यूटेट ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें इस प्रकार के प्लाज्मिड पाए जाते हैं। और ये लाइन स्पष्ट रूप से एनसीईआरटी में ही आप देखेंगे, वहां पर एक हेडिंग होगी आपका, उस हेडिंग का नाम है बच्चों वर्ण योग्य चिन्हक। उसमें स्पष्ट रूप से दिया है कि ये इस प्रकार का प्लाज्मिड जो होता है, इस प्रकार का जो प्लाज्मिड है वो नॉर्मल ई कोलाई में नहीं होता, है ना, नॉर्मल ई कोलाई में नहीं होता, ई कोलाई बैक्टीरिया में नहीं होता। यानी 99% चांस है कि इस तरीके का प्लाज्मिड नहीं होता है। और जो म्यूटेट ई कोलाई होते हैं उसमें इस तरीके का प्लाज्मिड होता है। तो ये याद रखिएगा कि PBR 322 कहां से लिया गया है, तो वो ई कोलाई से लिया गया है। लेकिन एक बात यह है कि जो म्यूटेट है, यहां म्यूटेट किसने किया? तो एक तरीके से हम कहते हैं कि ये जो प्लाज्मिड है ये कृत्रिम प्लाज्मिड है बच्चों, कृत्रिम प्लाज्मिड है, ठीक है, कृत्रिम प्लाज्मिड, कृत्रिम प्लाज्मिड। ठीक है, कृत्रिम प्लाज्मिड। तो ये जो कृत्रिम प्लाज्मिड है कौन? PBR 322, मतलब कि जो ई कोलाई के अंदर या लेबोरेटरी में बनाया गया है। इस चीज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये, ठीक है। ई कोलाई के अंदर, यानी म्यूटेट नॉर्मल ई कोलाई में नहीं मिल रहा है, ये म्यूटेट ई कोलाई में है, यानी एक प्रकार की कृत्रिम प्लाज्मिड है। साइंटिस्टों को द्वारा इस तरीके की प्लाज्मिड बनाए भी जाते हैं आज के डेट में बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक है, फील्ड में। क्योंकि अगर वो इस तरीके के प्लाज्मिड नहीं बनाएंगे तो मतलब कैसे उनको इस चीज का पता चलेगा कि हमारा डीएनए यहां पर जोड़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये जो हम बात बोल रहे हैं आप को थोड़ा कम समझ में आएगा, बट समझिए कि जो साइंटिस्ट होते हैं उनको छह क्षारक, मतलब जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, वो एक विशिष्ट जगह पर काटता है। तो उसको हर प्लाज्मिड में होना ये जरूरी थोड़ी कि जो वो छह क्षारक का बिंदु है वो हर प्लाज्मिड में उपस्थित हो, ठीक है। तो साइंटिस्टों ने एक म्यूटेट ई कोलाई बनाया जिसके अंदर किस प्रकार का प्लाज्मिड था? इस प्रकार का था, ठीक है। ये कह सकते हैं म्यूटेट प्लाज्मिड, मैन मेड या कृत्रिम कह सकते हैं इसको। तो ये नॉर्मल ई कोलाई में नहीं होता। कौन सा? PBR 322, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। इस तरीका का प्लाज्मिड नॉर्मल ई कोलाई में नहीं होता। किसमें होता? म्यूटेट ई कोलाई में। और वो म्यूटेशन जो है साइंटिस्टों द्वारा किया गया है, किस लिए? बायोटेक्नोलॉजी को करने के लिए बच्चों, ठीक है, कृत्रिम तरीके से। तो इसको हम मिटा दे बच्चों, इसको मिटा देते हैं और उसके बाद इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं।
ये जो प्लाज्मिड है PBr322 उसमें क्या है, मतलब जो एक प्लाज्मिड होना चाहिए उसमें क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो संवाहक है उसमें क्या क्या होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ओरी होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, ओरी उसके पास होना चाहिए। ओरी मतलब क्या कि जिससे डिसाइड होता है कि प्लाज्मिड मतलब ये वो प्लेस होता है जो डीएनए को रेप्लिकेट कराने में मदद करता है, मतलब यहीं से जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो एक्ट करेगा और इस प्लाज्मिड की दूसरी कॉपी तैयार करेगा। यानी वो ओरी वो प्लेस होता है जो स्टार्ट करता है क्या, रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने का काम करता है। जैसे किसी इंजन को या किसी भी बाइक को या किसी कार को स्टार्ट करने के लिए चाबी की जरूरत होती है, किक की जरूरत होती है, तो उसी तरीके से ओरी वो प्लेस होता है जहां से जो है इस प्लाज्मिड की दूसरी कॉपी तैयार होगी, ओरी वो प्लेस होता है। और ये प्लाज्मिड में होना चाहिए, क्योंकि हम अपना डीएनए अगर ऐड करेंगे और उसका रेप्लिकेशन नहीं हमको मिलेगा, हमको उसकी प्रतिकृति नहीं मिलेगी, तो फायदा क्या है उसको ऐड करने की। तो प्लाज्मिड हमारा ऐसा होना चाहिए जिसके पास क्या होना चाहिए, ओरी होना चाहिए बच्चों। तो PBr322 के पास है ओरी। उसके बाद प्लाज्मिड में ये जो PBr322 है वहां उसके पास एम्पीसिलिन जो है रेजिस्टेंस जीन होता है। दैट मीन समझो, समझने की कोशिश करिए बच्चों, समझने की क्या, समझना पड़ेगा, है ना इसमें समझने की कोशिश नहीं करनी है, समझना पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे, जैसे मान लेते हैं एक बर्तन है, मान लेते हैं बर्तन है, इसमें हमने बाहर से एम्पीसिलिन मेडिसिन डाला, ठीक है, एम्पीसिलिन मेडिसिन इसके अंदर डाला, इसमें बहुत सारी बैक्टीरिया है, इसमें बहुत सारी बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है एम्पीसिलिन। या फिर हम इसमें और किसको ऐड कर सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, और भी बहुत सारी मेडिसिन है। ये जो मेडिसिन है ये एंटीबायोटिक है, ये एम्पीसिलिन या टेट्रासाइक्लिन जो मेडिसिन है वो क्या है, वो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है। यानी इस एंटीबायोटिक का मतलब ये बैक्टीरिया को मारने का काम करती हैं, बैक्टीरिया को क्या करने का काम करती हैं, मारने का काम करती हैं बच्चों, ठीक। अब जिस भी ई कोलाई के पास इस टाइप का क्या होगा प्लाज्मिड, जैसे ये वाली बैक्टीरिया इसके पास है, ये वाली बैक्टीरिया इसके पास है, फोकस करिएगा, ये वाली बैक्टीरिया इसके पास है, इस तीन के पास नहीं है। तो एम्पीसिलिन डालने पर बच्चों, एम्पीसिलिन डालने पर जिसके पास इस प्रकार का रेजिस्टेंस जीन नहीं होगा वो बैक्टीरिया क्या होगी, मर जाएगी, मर जाएगी, मर जाएगी। हम एंटीबायोटिक मेडिसिन क्यों खाते हैं, ताकि जो बैक्टीरिया है वो मर जाए, है ना, जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो बैक्टीरिया क्या हो जाए, वो मर जाए। तो अगर जो ऐसी बैक्टीरिया जिसके पास एंटीबायोटिक जो हम खा रहे हैं उससे लड़ने की क्षमता होगी तो क्या मरेगा वो, बताइए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यानी एक ये जो बैक्टीरिया है इसको हम बड़ा करके यहां पर बनाते हैं, ये बैक्टीरिया इसके अंदर एक ऐसा प्लाज्मिड है जिसके पास एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का, ये एम्पीसिलिन और ये टेट्रासाइक्लिन का क्या है, रेजिस्टेंस जीन है। रेजिस्टेंस मतलब होता है कि ये एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन से ये प्लाज्मिड क्या करेगा, लड़ाई करेगा, ठीक है, लड़ाई करेगा और इसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी काम करने नहीं देगा। यानी ऐसी बैक्टीरिया जिसके पास एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का, अगर एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का प्रतिरोधी जीन उपस्थित है उसके पास, यानी कि जो दवाई हम खा रहे हैं, जो दवाई डालेंगे इसके अंदर, वो दवाई कौन है, एम्पीसिलिन टेट्रासाइक्लिन, एंटीबायोटिक है। और अगर इस बैक्टीरिया के पास एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन से लड़ने की क्षमता है तो क्या ये बैक्टीरिया मरेगा, नहीं मरेगा। जिसके पास ये एम्पीसिलिन टेट्रासाइक्लिन का प्रतिरोधी जीन नहीं है वो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। बात समझ में बात आ गई, अगर आप ये समझ गए ना तो आगे की कहानी बड़ी आसान हो जाएगी। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे, चलिए यहां पर फोकस करिए, ये जो ओ सॉरी ये मिट गया मेरा, चलिए बना लेते हैं फिर से ना, मिट गया तो क्या हुआ, चौक है, चौक नहीं है स्केच पेन है। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, चलिए देखिए बच्चों, अब ये जो प्लाज्मिड आपके बुक में PBr322 है उसके पास ओरी भी है, और उसके बाद जो है वर्ण योग्य चिन्हक यानी एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस जीन है ना, रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है, यानी कि एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन से लड़ाई लड़ने वाला जीन है इसके पास, ठीक है, एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। नॉर्मल इकोलाई में नहीं होता, अगर होता तो हम इस दवाई को जो खाते तो इकोलाई बेचारा मरता ही नहीं, बेचारा क्या, कभी कभी कुछ बैक्टीरिया डेंजरस होती हैं तो मैक्सिमम केस में एम्पीसिलिन टेट्रासाइक्लिन यूज किया जाता है ताकि हम बैक्टीरिया को क्या कर सकें, मार सकें। अगर उनके पास एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन से लड़ने वाली जीन, अगर उसके पास डीएनए है, जीन है, तो क्या एम्पीसिलिन टेट्रासाइक्लिन खाने से वो मरेगा, नहीं मरेगा, सिंपल सी बात है। तो नॉर्मल बैक्टीरिया में ये चीजें नहीं होती हैं, म्यूटेट होती हैं, ये जिसमें ये सारी चीजें होती हैं म्यूटेट बैक्टीरिया में होती हैं। तो एम्पीसिलिन टेट्रासाइक्लिन वर्ण योग्य चिन्ह क्या, और दूसरे भी होने चाहिए, जरूरी नहीं कि यही दोनों हो, जरूरी नहीं कि यही दोनों है, ठीक है बच्चों। ये PBr322
3:2 में है, जरूरी नहीं कि सारे प्लाज्मिड में ही होनी चाहिए, दूसरे भी हो सकते हैं, ठीक है, दूसरे भी हो सकते हैं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। और उसके साथ ही एक चीज यहां पर रोप दिया है, कई बार नीट एग्जाम का क्वेश्चन बना है बच्चों, रोप क्या है? ये टेट्रासाइक्लिन का जीन हो गया, ये एम्पिसिलिन का हो गया, ये ओरी हो गया, ओरी होना भी चाहिए क्योंकि ओरी वो प्लेस होता है जो क्या काम करता है, जो प्रतिकृति को स्टार्ट करता है, ठीक है, रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है। रोप वो प्लेस होता है, रोप ऐसे जीन को कोड करता है, ऐसे प्रोटीन को बनाता है जो डिसाइड करता है कि ये प्लाज्मिड कितनी कॉपी तैयार करेगा, ठीक है, डिसाइड करता है कि कितनी कॉपी तैयार करेगा। कौन? रोप डिसाइड करता है कि वो कितनी कॉपी तैयार करेगा। और उसके चारों तरफ देखेंगे आप बच्चों, एम्पिसिलिन वाले प्लेस को, यानी प्लाज्मिड के एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाले जीन के प्लेस को काटने के लिए दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं। कौन से? पीएसटी फर्स्ट और पीवीयू फर्स्ट। ये दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों अलग अलग प्लेस से एम्पिसिलिन वाले जीन को काटेंगे, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेट करिए माइंड को। यहीं पर हमने क्या बोला, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो है उसको काटने के लिए दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। कौन कौन से? पीएसटी फर्स्ट और पीवीयू फर्स्ट। ये दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एम्पिसिलिन को अलग अलग प्लेस से काट सकते हैं क्षारक बिंदुओं पर। सबको पता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, पढ़ा चुके, नहीं पढ़े आप जाकर वीडियो देखिए, उसके बाद इसको आकर देखिए, ठीक है। और ये जो प्लेस आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लेस तीन जगह से काट सकता, मतलब तीन एंजाइम इस वाले प्लेस को काट सकते हैं अलग अलग जगह से। इकोआर फर्स्ट काट सकता है जो इकोलाई से निकलता है, आप सबको पता है, और CLA फर्स्ट, हिंड थर्ड इसको इस वाले प्लेस से काट सकता है, मतलब अलग अलग प्लेस से इसको इस वाले प्लेस को काटा जा सकता है अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। और यहां टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को दो एंजाइम काट सकते हैं, BAMH फर्स्ट काट सकता है, सेल फर्स्ट काट सकता है, वो भी अलग प्लेस से, ठीक है, और रोप को भी PVU सेकेंड काट सकता है। तो हमें इस एंजाइम का यूज नहीं करना है, नहीं तो रोप कट जाएगा, है ना। रोप कट जाएगा तो भाई कैसे डिसाइड होगा कि कितना मतलब कॉपी तैयार करना है, ठीक। तो ये PBr322 के बारे में पूरी जानकारी हमने आपको दिया। और अब हम आते हैं अपनी एनसीईआरटी प्यारी सी बुक, जो कि आपका हेडिंग है क्या, क्लोनिंग संवाहक, उसको समझने की कोशिश करते हैं। समझने की कोशिश नहीं, समझना पड़ेगा, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं ना, तो समझना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। मतलब आप पर बोझ नहीं बना रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो समझ जाएंगे यार, सिंपल सा मतलब है। क्लोनिंग संवाहक यानी क्लोनिंग वेक्टर की बात करेंगे कि जो क्लोनिंग का मतलब क्या है कि हम जो प्लाज्मिड यूज कर रहे हैं उस प्लाज्मिड में जो अपना डीएनए ऐड कर रहे हैं, ठीक है, यानी प्लाज्मिड में जो हमने डीएनए ऐड कर रहे हैं तो वो क्या करें, हमारी मल्टीपल कॉपी तैयार करें। भाई कोई प्लाज्मिड हम ले रहे हैं, जैसे कोई प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड के अंदर हम अपना डीएनए ऐड कर रहे हैं। ये डीएनए हमने मान लेते हैं यहां पर हमने अपना डीएनए ऐड किया। अब ये डीएनए अगर कॉपी तैयार नहीं करेगा तो इस प्लाज्मिड के अंदर हमें अपना डीएनए ऐड करने का क्या फायदा। हम तो यही चाह रहे हैं कि हमारे जो हमने डीएनए ऐड किया है ये प्लाज्मिड क्या करे, मल्टीपल कॉपी तैयार करे, ठीक है बच्चों, मल्टीपल कॉपी तैयार करे ताकि हमारा डीएनए इसके साथ क्या हो जाए, इसके साथ जाता रहे, इसके साथ हमारा डीएनए भी इसके साथ जाता रहे और वो आरएनए बना के प्रोटीन बनाता रहे जो हमें चाहिए भी, ठीक है। हम अपने डीएनए खंड को क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि हमारा जो डीएनए खंड जिसलिए हम अपने डिजायरेबल डीएनए को ऐड कर रहे हैं, वांछित जीन को जब हम ऐड कर रहे हैं, क्यों ऐड कर रहे हैं प्लाज्मिड के अंदर, ताकि वो मल्टीपल कॉपी बना के हमें वो उत्पाद दे सके। समझ रहे हैं बात को, है ना। अगर ये कॉपी बनाएगा नहीं तो फायदा क्या होगा। तो हम वही हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, क्लोनिंग संवाहक। मतलब संवाहक का मतलब आप सबको पता है वेक्टर, यानी वेक्टर कौन, फिजिक्स का वेक्टर नहीं पढ़ा रहे हम आपको, हम क्या बोल रहे हैं, वेक्टर मतलब जो हमारे डीएनए को ले जाए उसके पास क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। एक एग्जांपल PBr322 का पढ़ चुके हैं, इसी से रिलेटेड सारी बातें करेंगे। एनसीईआरटी में एक पहली लाइन लिखा होगा बच्चों कि जो संवाहक के रूप में हम किसका यूज कर सकते हैं, करते भी हैं, किसका, प्लाज्मिड का, और उसके बाद बैक्टीरियोफेग का, बैक्टीरियोफेग। ये बैक्टीरियोफेग है क्या बच्चों, ये बैक्टीरियोफेग है वायरस। क्या है ये, वायरस। और ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं वेक्टर, ये दोनों क्या है, वेक्टर यानी संवाहक, ठीक है, ये संवाहक है। संवाहक मतलब कौन, संवाहक मतलब प्लाज्मिड भी हमारा डीएनए ऐड करके ले जा सकता है। और बैक्टीरियोफेग का काम क्या है, बैक्टीरिया पर अटैक करके अपनी मल्टीपल कॉपी तैयार करना, है ना, मल्टीपल कॉपी तैयार करना, ठीक है। और प्लाज्मिड भी क्या करता है, वो जीनोमिक डीएनए पर, यानी जो ये संवाहक ये दोनों होते हैं, इनका जीनोमिक डीएनए से कोई भी मतलब नहीं होता, ये स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेशन कर सकते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी की हम बोल रहे हैं बच्चों, और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके मेडिकल एग्जाम या नीट एग्जाम के लिए भी है कि संवाहक के रूप में किसका किसका उपयोग किया जाता है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये दोनों सही हैं और दोनों भी सही हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन में ऐसा आ जाए, बैक्टीरियोफेग क्या है, एक वायरस है, इसका भी यूज किया जाता है, प्लाज्मिड का भी यूज किया जाता है। और कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है बच्चों।
तो ये जो प्लाज्मिड है बैक्टीरियोफेज एक संवाहक के रूप में काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबको पता है कि जो बैक्टीरिया होती है, ये बैक्टीरिया है, इसका जीनोमिक डीएनए है। इस जीनोमिक डीएनए के अलावा इसके पास क्या होता है, ये प्लाज्मिड होता है। तो इस प्लाज्मिड भी एक गोलाकार डीएनए ही है। तो ये जो जीनोमिक डीएनए है, ये जीनोमिक डीएनए का प्लाज्मिड पर कोई कंट्रोल नहीं होता, ये स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी कॉपी बना सकता है। तो बैक्टीरियोफेज भी जीनोमिक डीएनए से उसका कोई रिलेशन नहीं है। बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से ऐड होके या बैक्टीरिया के जीनोमिक डीएनए से ऐड होके अपनी मल्टीपल कॉपी तैयार कर सकता है स्वतंत्र रूप से, कोई बाधा की बात नहीं है। यानी कि हमारे इसका जीनोमिक डीएनए इस प्लाज्मिड पर कोई भी कंट्रोल नहीं रखता, प्लाज्मिड खुद अपना काम स्वयं करता है। बात यही हम कहना चाह रहे हैं आप लोगों से, ठीक है। क्लोनिंग संवाहक की बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। तो अब बात करते हैं कि आगे क्या है। हमने बोला क्या कि क्लोनिंग संवाहक यानी कि प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज जो है संवाहक के रूप में यूज किए जाते हैं। और ये जो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज जो संवाहक है, ये अपनी कॉपी तैयार करते हैं, क्लोनिंग करते हैं, कॉपी तैयार करते हैं। अगर इस प्लाज्मिड के पास या बैक्टीरियोफेज वायरस के पास अगर हम अपना डीएनए ऐड कर दें, वांछित जीन अगर इसमें ऐड कर दें, तो ये हमारे जीन की भी बहुत सारी कॉपी तैयार कर लेगा, है ना। तो कुछ ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जो 15 से 100 तक या हजारों तक कॉपी तैयार कर सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से बैक्टीरियोफेज भी अपनी मल्टीपल कॉपी तैयार कर सकता है। तो अब बच्चों हम एक्चुअल पॉइंट पर आ गए कि क्लोनिंग संवाहक के अंदर क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें हमारे एनसीईआरटी में 3 हेडिंग दिया है और उस 3 हेडिंग को हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। अभी हमने क्या पढ़ा, क्लोनिंग मेरी जुबान फिसल गई चलिए सुनिए ध्यान से, है ना। डर लग रहा है? नहीं, डरना नहीं है ना। क्लोनिंग समझा रहे, बड़े प्यार से समझिए यार, वीडियो तो है, 2 बार देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा और एनसीईआरटी 2 बार पढ़ लीजिएगा, पक्का समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं। हेडिंग है क्लोनिंग संवाहक। पहली लाइन बोला है उसमें कि हम संवाहक के रूप में किसका उपयोग करते हैं, प्लाज्मिड का और भी बैक्टीरियोफेज का। ये दोनों के अंदर क्वालिटी क्या है, ये दोनों जो हैं ये जीनोमिक डीएनए का इनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता या स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेट कर सकते हैं बच्चों, स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेट कर सकते हैं। और प्लाज्मिड के अंदर कुछ बैक्टीरिया के जो प्लाज्मिड होते हैं उनके अंदर क्वालिटी होती है कि वो 15 से लेके 100 तक या फिर हजारों तक कॉपी तैयार कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कम करते हैं, है ना, कुछ ऐसे होते हैं कम करते हैं। वैसे ही बैक्टीरियोफेज वायरस भी करता है, अपनी मल्टीपल कॉपी तैयार करेगा। अगर कॉपी तैयार हो रही है, अगर हम अपना जीनोमिक डीएनए ऐड कर दें इन संवाहकों के पास, तो ये हमारे भी जीन का मल्टीपल कॉपी तैयार करेंगे, है ना, मल्टीपल कॉपी तैयार करेंगे और उससे हमारा वांछित जो चीजें हम चाहिए, जैसे उत्पाद जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा। बात समझ में बात आ गई, है ना। या जिस काम के लिए हम अपने डीएनए को ऐड कर रहे हैं वो मेरा काम पूरा हो जाएगा। तो क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, अब नंबर 1 करके नंबर 2 करके ऐसे 3 हेडिंग एनसीईआरटी में है, हम देखेंगे बच्चों। तो इसको मिटाते हैं। पहली हेडिंग आपको होगी, आपके बुक में होगी ओरी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसके बारे में बात कर चुके हैं, अभी यहां पर भी बात कर लिए थे। ओरी प्रतिकृतियन का स्थल, ठीक है, प्रतिकृतियन का स्थल हेडिंग भी होगा, जिसको हम ओरी के नाम से भी जानते हैं, है ना। ओरी क्या होता है बच्चों, समझिए। इसका 2 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जो ओरी होता है ये प्लाज्मिड पर, ठीक है, इसको प्लाज्मिड पर होना चाहिए, इसको प्लाज्मिड पर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो ओरी होता है प्लाज्मिड पर होना चाहिए बच्चों, होना चाहिए। मेरी राइटिंग खराब है, समझ जाइएगा। प्लाज्मिड पर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो ओरी है वो प्रतिकृति में मदद करता है या यही करता ही है बच्चों। प्रतिकृति इसी के कारण से होता है क्योंकि ओरी वाले प्लेस से डीएनए पॉलीमरेज ऐड होकर जो है, जैसे एक प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में ये वाला प्लेस ओरी है, ये इसी की वजह से, इसी ओरी की वजह से प्लाज्मिड अपनी मल्टीपल कॉपी तैयार करेगा, मल्टीपल कॉपी तैयार करेगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। यानी ओरी की वजह से जो प्रतिकृति है वो होती है, सीधा सा फंडा यही है। और इसका एक पहला काम ओरी का तो आपने ये देखा, इसका दूसरा काम भी है बच्चों। दूसरा काम इसका क्या है ओरी का, ये भी डिसाइड करता है कि प्रतिकृति कितनी होगी, ठीक है, प्रतिकृति कितनी होगी, कितनी होगी। यानी सीधा सा अगर आप लिखना चाहते हैं अपने थ्योरी में तो ये लिखेंगे कि हमारा संवाहक ऐसा होना चाहिए जिसके पास ओरी हो, और ओरी का काम होता है कि वो प्रतिकृति करने में मदद करता है या प्रतिकृति करवाता है, और दूसरा काम है कि प्रतिकृति कितना होगा ये भी डिसाइड करता है।
है ना, 2 लाइन का आंसर, सिंपल सा है ना। तो बच्चों अब यहां से क्वेश्चन बन गया और कि प्रतिकृति कितना होगा ये कौन कौन डिसाइड करता है, तो याद रखिएगा अभी अभी हम पढ़ रहे हैं ओरी, और दूसरा और कौन करता है, यहां पर देखिए रोप भी कर रहा है बच्चों, रोप, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, प्रतिकृति कितना होगा ये डिसाइड करते हैं। तो पहली हेडिंग सबको समझ में आ गई, समझ में आ गई, मिटाते हैं, अब दूसरी हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरी हेडिंग है वर्ण योग्य चिन्हक यानी सेलेक्टिव मार्कर, ठीक, वर्ण योग्य चिन्हक हेडिंग होगी हमारी कौन सी, वर्ण योग्य चिन्हक, सेलेक्टिव मार्कर इसको बोला जाता है। वर्ण योग्य चिन्हक का मतलब हमारा संवाहक ऐसा होना चाहिए, संवाहक ऐसा हो जिसे आसानी से हम पहचान सकें, जिसे आसानी से पहचाना जा सके, पहचाना जा सके, सिंपल सा, यही एक लाइन का डेफिनेशन आपके बोर्ड में लिखना है ना। और इसका एग्जांपल दिया है, कुछ क्या दिया है, हाँ एक शब्द उसमें दिया भी, हम आपको बताएंगे। यानी संवाहक हमारा ऐसा होना चाहिए जिसको हम आसानी से क्या कर सके, पहचान सके, और पहचानने के लिए उसके पास कुछ प्लेस होने चाहिए, यानी उसके पास क्या होना चाहिए, वर्ण योग्य चिन्हक होना चाहिए, वर्ण योग्य चिन्हक होना चाहिए। और वो वर्ण योग्य चिन्हक कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, जैसे उसके पास एम्पीसिलिन बनाने का जीन हो, एम्पीसिलिन बनाने का जीन हो, एम्पीसिलिन बनाने का जीन हो, ठीक। एम्पीसिलिन के अलावा और कौन होना चाहिए, ब्लैक वाले पेन से लिखें, बेटर दिखता है, एम्पीसिलिन वाला होना चाहिए, टेट्रासाइक्लिन होना चाहिए, टेट्रासाइक्लिन होना चाहिए, या फिर इसके पास और भी होना चाहिए क्या, जैसे एनसीईआरटी में दिया है क्लोराम्फेनिकॉल, और उसके बाद या और हो सकता है क्या, केनामाइसिन, ETC और भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी जो संवाहक मतलब कौन, प्लाज्मिड हो गया ना। यानी संवाहक हमारा ऐसा होना चाहिए जिसको आसानी से हम क्या कर सके, पहचान सके, ठीक है, कि कौन सा पुनर्योगज है, कौन सा अपुनर्योगज है। पुनर्योगज अपुनर्योगज का मतलब क्या है कि किसमें हमारा डीएनए ऐड हुआ है। जैसे एग्जांपल दे बच्चों कि जैसे हम यहां पर एक बैक्टीरिया, ये 2-3 बैक्टीरिया हमने एक प्लेट में लिया, ओके, ये प्लेट में हमने 2-3 बैक्टीरिया लिया। अब इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में हमारा डीएनए, जैसे इसके पास भी प्लाज्मिड है, इसके पास भी, सबके पास प्लाज्मिड है, ठीक, समझिए 3 बैक्टीरिया है, इसके पास प्लाज्मिड है। अब इस बैक्टीरिया के पास हमारा डीएनए ऐड है, इसके पास ऐड है, इसके पास नहीं है, ठीक है, इसके पास नहीं है। तो हम बाहर से बर्तन में देख के नहीं बता सकते कि किसके पास हमारा डीएनए है ना, किसके पास हमारा डीएनए है। तो हमारा संवाहक ऐसा होना चाहिए, यानी जिस प्लाज्मिड का यूज कर रहे हैं हम, वो हमारा ऐसा होना चाहिए जिससे हम उसको आसानी से क्या कर सके, पहचान सके, ठीक है। तो वर्ण योग्य चिन्हक यानी संवाहक ऐसा होना चाहिए जिससे हम आसानी से क्या कर सके, पहचाना जा सके, उसको पहचान सके। और उसके पास पहचानने के लिए क्या होना चाहिए, उसके पास वर्ण योग्य चिन्हक, जैसे में क्या क्या वर्ण योग्य चिन्हक में क्या क्या होना चाहिए, एम्पीसिलिन हो सकता है, टेट्रासाइक्लिन हो सकता है, क्लोराम्फेनिकॉल हो सकता है, या फिर केनामाइसिन हो सकता है, या और भी कोई अदर जीन प्लाज्मिड के अंदर, जैसे एम्पीसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, रेजिस्टेंस जीन है, ऐसा सारी चीजें क्या है, रेजिस्टेंस जीन है। ये जैसे PBr 322 में एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन है, उसी प्रकार प्लाज्मिड में ये सारी चीजें हो सकती हैं और भी हो सकती हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया। जिससे हम पहचानेंगे, और कैसे पहचानेंगे उसके बारे में आगे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कैसे पहचानेंगे उसका हम विधि आपको बताएंगे कि कैसे पहचाना जाता है। तो ये संवाहक के पास ये क्वालिटी होनी चाहिए बच्चों। एक वर्ड वहां पर दिया है रूपांतरण, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण एक वर्ड दिया है। रूपांतरण हम ग्रिफिथ का पढ़ चुके हैं, यहां पर भी एक रूपांतरण दिया है। इसका मतलब समझिए कि जब बैक्टीरिया, जैसे ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर हम बाहर एक पुनर्योगज डीएनए तैयार किए, मतलब कि अपने एक प्लाज्मिड में अपना डीएनए हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और इस बैक्टीरिया के अंदर हम उस प्लाज्मिड को क्या कर रहे हैं, ये प्लाज्मिड है बच्चों, इस प्लाज्मिड को हम ऐड करेंगे तो इसका, जब ये प्लाज्मिड इसके अंदर ऐड हो जाएगा, मतलब ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर हमारी प्लाज्मिड जो ये बाहर रूपांतरित पुनर्योगज डीएनए, मतलब प्लाज्मिड जो है जिसमें हमारा डीएनए ऐड है, इसके अंदर आ गया वो, तो इसी को बोला जाता है बच्चों रूपांतरण, ठीक है। अरे भाई नॉर्मल बैक्टीरिया में तो था नहीं हमारा डीएनए, तो हमने प्लाज्मिड इसके अंदर से बाहर निकाला, इसमें हमने अपना डीएनए ऐड किया, और ऐड करके हम इस बैक्टीरिया के अंदर वापस क्या कर रहे हैं, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जब उसके अंदर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हुआ, ये बैक्टीरिया जो नॉर्मल बैक्टीरिया था वो बदल गया, क्योंकि इसके पास हमारा डीएनए आ गया। जो हमारा डीएनए इसके पास आ गया, इसी को क्या कहते हैं बच्चों, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं है ना,
रूपांतरण में कंफ्यूजन नहीं है। रूपांतरण में ग्रिफिथ वाले नियम पढ़े थे, वहां पर भी क्या हो रहा था कि जो आर स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया थी, यस स्ट्रेन का डीएनए उसके पास चला जा रहा था। आर वाले स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया के पास यस वाले बैक्टीरिया का डीएनए चला जा रहा था, वहां पर भी रूपांतरण हो रहा था। यहां पर भी क्या हो रहा है, कृत्रिम रूपांतरण हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि हमने बैक्टीरिया का प्लाज्मिड बाहर निकाला, अपना डीएनए ऐड किया, फिर बैक्टीरिया के अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया। अब नॉर्मल बैक्टीरिया में तो हमारा डीएनए नहीं है, लेकिन जब हम उसमें अपना डीएनए उसके प्लाज्मिड में जोड़ के अंदर डालेंगे तो उसके पास हमारा डीएनए हो जाएगा। इसी को क्या बोला जाता है बच्चों, रूपांतरण बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। वर्ण योग्य चिन्हक होना चाहिए संवाहक के पास। अब तीसरा प्लेस मतलब तीसरा हेडिंग हमारा है क्लोनिंग स्थल। क्लोनिंग स्थल, ठीक है, क्लोनिंग स्थल, क्लोनिंग स्थल। क्लोनिंग संवाहक की बात नहीं करें, हेडिंग होगी हमारी कौन सी, क्लोनिंग स्थल, क्लोनिंग स्थल, ठीक है, स्थल। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी बड़ा भी है बुक में, और यानी सीधा सा सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, संवाहक ऐसा हो जहां पर जिसमें हम अपना डीएनए या वांछित डीएनए बोल सकते हैं, अपना ही नहीं, या जिसमें वांछित डीएनए ऐड किया जा सके, ठीक है, किया जा सके। यानी संवाहक ऐसा होना चाहिए जिसमें हम वांछित डीएनए को क्या कर सके, ऐड कर सके। यानी कि संवाहक के पास, यानी जो प्लाज्मिड हम यूज कर रहे हैं, उसके पास हमारे डीएनए को जोड़ने के लिए एक प्लेस होना चाहिए, और वो एक ही एंजाइम से कटना चाहिए। मतलब प्लाज्मिड जैसे हमने बात करें इको आर फर्स्ट को हमने यूज किया, या फिर इसके प्लेस पे हम हिंड सेकेंड को ऐड किया। हिंड सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, सबको पता है। हम इस प्लाज्मिड को कटवाना चाहते हैं, अगर ये हिंड सेकेंड या इको आर फर्स्ट इस प्लाज्मिड को कई जगहों से काट देगा तो फायदा क्या होगा, है ना। यानी कि जो एंजाइम है, जब हम एंजाइम यूज करें तो उस एंजाइम से केवल और केवल प्लाज्मिड का एक ही प्लेस कटना चाहिए, ठीक है, एक ही प्लेस कटना चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसे मान लेते हैं ये वाला प्लेस कटा, ठीक है, एक प्लेस कटा। अगर हम कहें कि हम जो एंजाइम यूज किए उसमें 2-3 प्लेस काट दिया, ऐसे 2-3 प्लेस काट दिया, तो फायदा क्या होगा बच्चों, कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो हमारा संवाहक ऐसा होना चाहिए जिसमें क्लोनिंग स्थल हो। दैट मीन्स कि हम जब एंजाइम यूज करें तो प्लाज्मिड एक प्लेस से कटना चाहिए जहां पर हम अपने डीएनए को ऐड कर सकें, क्या कर सकें, ऐड कर सकते हैं, यानी अपने या फिर वांछित, ठीक है, या फिर यहां पर हम बोल सकते हैं, वही बोलेंगे ही, वांछित डीएनए को क्या कर सके, ऐड कर सके। यानी संवाहक ऐसा होना चाहिए जिसमें हम अपने वांछित डीएनए को ऐड कर सके, वही बोला गया क्लोनिंग स्थल। ठीक, क्लोनिंग स्थल मतलब ऐसा प्लेस जहां पर हम अपने डीएनए को ऐड कर सके। तो पीबीआर थ्रू 2 में कौन कौन से प्लेस हैं भाई, यहां टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी है, एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी है, इको आर फर्स्ट का भी है, हिंड से थर्ड का भी है यहां पर, है ना। तो ये सारी जो प्लेसेस आपको दिखाई दे रही हैं, ये सभी प्लेस किस क्या बोलेंगे, उसको क्लोनिंग स्थल बोलेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। आप कहेंगे सर वर्ण योग्य चिन्हक भी इन्हीं को बोल रहे थे आप, भाई वर्ण योग्य चिन्हक तो एम्पीसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन को बोले भाई। ये सारी चीजें जैसे पीएसटी फर्स्ट, पीबीयू फर्स्ट, ये सारी चीजें जो हैं, ये सभी एंजाइम यूज करके हम इस प्लाज्मिड को कट करके अपने डीएनए को यहां ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ऐड कर सकते हैं। यानी कि संवाहक ऐसा होना चाहिए जहां पर जिसमें हम अपने डीएनए को क्या कर सकें, ऐड कर सके। बच्चों आई थिंक आपको समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आई, यानी क्लोनिंग स्थल समझ में आई, इतना ही है इसका, ठीक है। बुक में इतना लंबा दिया, वो विधि है, हम उसी विधि को बताने जा रहे हैं अब, ठीक है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संवाहक ऐसा होना चाहिए जिसके पास हम अपने डीएनए को ऐड कर सके, उसी को क्लोनिंग स्थल कहते हैं। ठीक है बच्चों, और उस संवाहक के पास जिस एंजाइम को हम यूज करने हैं, यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करने के बाद, प्रतिबंधन एंजाइम यूज करने के बाद संवाहक केवल एक प्लेस से कटना चाहिए, 2-3 प्लेस से नहीं कटना चाहिए। तो वो अगर 2-3 प्लेस से कट रहा है तो संवाहक हमारे लिए अच्छा नहीं है, केवल एक प्लेस से संवाहक को कटना चाहिए। समझ गए इतनी बात। चलिए इसको मिटाते हैं बच्चों। अब हम आते हैं विधि, जो कि एनसीईआरटी में उदाहरण के रूप में दिया है, हम उसी को समझाएंगे अब आपको कि एक हेडिंग बनाकर विधि, यानी कि कैसे क्या होता है, ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि हमारा डीएनए ऐड है किसमें। ठीक, एनसीईआरटी ने उदाहरण दिया है कि मान लेते हैं कि हम टेट्रासाइक्लिन वाले प्लेस पर अपने डीएनए को ऐड कर दें। ठीक है, जैसे हम एक बर्तन लेते हैं, ये बर्तन हुआ, ठीक, ये बर्तन है, और इस बर्तन में हम बहुत सारी बैक्टीरिया है, ये बहुत सारी इकोलाई बैक्टीरिया मान लेते हैं, इसका बेटर एग्जाम्पल है। हमने क्या किया कि इन सभी के अंदर से मतलब प्लाज्मिड निकाला, या किसी दूसरे बैक्टीरिया में से निकाला, प्लाज्मिड निकाल लिया है बाहर।
प्लाज्मिड बाहर निकाल लिया। चलिए ये प्लाज्मिड हम बाहर निकाल लिया। आप कहेंगे सर इसकी साइड ये बैक्टीरिया है, इसमें जो है बर्तन में वो बैक्टीरिया है, ठीक है। प्लाज्मिड को थोड़ा दूसरे शेप में बनाते हैं। चलिए इसको मिटा के शेप अलग अलग करते, नहीं तो सर कहेंगे सर ये भी तो आप गोल ही कर दिए हैं, तो कैसे पता करें कि कौन प्लाज्मिड कौन बैक्टीरिया है। एक बर्तन हमने लिया बड़ा सा, चलिए, और इस बर्तन में हमने ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक, हमने बैक्टीरिया ले लिया। इस बैक्टीरिया के अंदर से हमने क्या किया है, प्लाज्मिड बाहर निकाला, या दूसरी बैक्टीरिया में से हमने प्लाज्मिड बाहर निकाला है। ओके, मैक्सिमम केस में इसी बैक्टीरिया से निकाला जाता है। ये प्लाज्मिड बाहर निकाल लिया। अब इस प्लाज्मिड के अंदर हमने क्या जोड़ दिया है, अपना जीन इसके अंदर हम जोड़ रहे हैं, इसके अंदर जोड़ रहे हैं, इसके अंदर जोड़ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हम अपने जीन को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से जोड़ दिए। एग्जांपल एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि उदाहरण के लिए आप टेट्रासाइक्लिन वाले प्लेस पर, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स वाले प्लेस पर आप अपने वांछित जीन को ऐड कर दिए। किस पे, वांछित जीन को ऐड कर दीजिए। कहां ऐड करना है, टेट्रासाइक्लिन वाले जीन पर, ठीक। अब हमने मान लेते हैं हम इन तीनों में ऐड कर दिए हैं, इसमें भी ऐड कर देते हैं, ठीक, ऐड कर देते हैं। अब इस सभी प्लाज्मिड को हमें क्या करना है, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करना है। हमने इन सभी प्लाज्मिड को इस प्लेट में, मतलब बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर अंदर डालने के लिए हमने अपनी विधि अपनाई। वो विधि कौन सी है हम बताएंगे आगे। हम इसी की जो अगली टॉपिक होगी हमारी वही होगी कि कैसे बैक्टीरिया के अंदर हम प्लाज्मिड को डालते हैं, वो विधि हम आगे बताएंगे। लेकिन अभी समझ लीजिए कि हमने इस प्लाज्मिड को इसके अंदर डाल दिया, ठीक। अब ये प्लाज्मिड केवल और केवल किन किन के पास है, मतलब ये जो हमारा जीन, जिसमें हमारा जीन है, उस जीन पे ये प्लाज्मिड आ गया, इस वाले बैक्टीरिया में नहीं आया, या दो में नहीं आया, दो में आ गया। तो कैसे पहचाने कि हमारा जीन यहां पर उपस्थित है, यानी किस बैक्टीरिया में हमारा जीन गया है, किस बैक्टीरिया में हमारा जीन गया है ना। देख के तो नहीं पहचाना जा सकता है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो सबसे बड़ी बात है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताने जा रहे हैं, जो टेट्रासाइक्लिन वाले प्लेस पर, जैसे टेट्रासाइक्लिन का प्लाज्मिड है, इस वाले प्लेस पर हम कहीं पर अपना प्लाज्मिड ऐड कर रहे हैं। जैसे हम अपना, सॉरी प्लाज्मिड नहीं, हमारा वांछित डीएनए हम क्या करेंगे, यहां पर ऐड कर दें, ब्लू से नहीं ब्लैक से करते हैं, ठीक है। हमने सेल फर्स्ट डाला या बायम एच फर्स्ट डाला, ये कट गया, टेट्रासाइक्लिन कट गया, ठीक है। ये टेट्रासाइक्लिन का जीन यहां से कट गया, और कटने के बाद हम इस वाले प्लेस पर अपना वांछित जीन क्या कर दिए, यहां ऐड कर दिए, ठीक है। ये एनसीईआरटी का उदाहरण है, आप एम्पिसिलिन में भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने टेट्रासाइक्लिन वाले प्लेस पर, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन वाले प्लेस पर अपने वांछित जीन को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। अब जब ऐड करेंगे, हमने इसमें डीएनए पे कट लगा के हम वांछित डीएनए को जब ऐड करेंगे तो क्या ये आरडीएनए हो गया, आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। अब हमारा वांछित जीन इसमें ऐड हो गया है, जैसे यहां पर ऐड हुआ। अब हम इसको बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिए। अब कैसे पता चले कि इस प्लेट में किस बैक्टीरिया के पास हमारा रेजिस्टेंस जीन है, मतलब हमारा वांछित जीन गया है। अब बच्चों एक बात बताइए हमें, जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था, हम अगर इसमें बाहर से डीएनए अगर ऐड कर दें या कर दिए हैं, बाहर से डीएनए अगर हम इसमें ऐड कर दें तो क्या ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन रहेगा? भाई कोई डीएनए खंड हम इसमें बाहर से ऐड कर रहे हैं, सोचिए जरा, समझने की कोशिश करिए। ये हमारा मान लेते हैं प्लाज्मिड है, यही वाला प्लाज्मिड है। हम अगर इस वाले प्लाज्मिड में अगर बाहर से कोई वांछित जीन लाकर इसमें ऐड कर दे रहे हैं, इसमें से बाहर से वांछित जीन लाकर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अगर हम इसमें बाहर से वांछित जीन लाकर ऐड किए तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन अब बेकार हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको तोड़ फोड़ दिया बच्चों, इसको काट दिया। तो क्या अभी भी ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस रहेगा? नहीं रहेगा। और इसी को बोला जाता है निवेशी निष्क्रियता, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। एक बार 2 नंबर का क्वेश्चन आया था बोर्ड में कि निवेशी निष्क्रियता किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा निवेशी निष्क्रियता मतलब कि जब हम किसी डीएनए में या किसी जीन में, ठीक है, डीएनए के किसी जीन में अपना वांछित डीएनए ऐड करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिए। निवेशी निष्क्रियता का डिफिनेशन हमने क्या बोला कि जब हम डीएनए के किसी जीन में अपना वांछित डीएनए लाकर ऐड करेंगे तो जो जीन होगा वो काम करना बंद होगा। जैसे सपोज करिए, जैसे ये कोई डीएनए है, इस डीएनए में मान लेते हैं कोई एक जीन है, ठीक है, मान लेते हैं टेट्रासाइक्लिन का जीन है, टेट्रासाइक्लिन का, जैसे यहां पर था, ये डीएनए ही है ना, यहां पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था, ठीक है, यहां पर तो है, बेटर है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। अब इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन तब होगा जब हम उसमें बाहर से अभी कुछ लाकर ऐड नहीं किए, ये हमारा वांछित जीन है। अगर हम इस वांछित जीन को लाकर ऐड कर देंगे तो वो टेट्रासाइक्लिन वाला जीन क्या हो गया, कट हो गया,
कट गया, अब उसमें हमारा डीएनए चला गया। अब वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है, क्योंकि वो क्या हो गया है, वो कट के वो काम अब नहीं करेगा वो जीन। तो इसको बोलते हैं निवेशी निष्क्रियता, यानी कि जीन में हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में बाहर से डीएनए जब ऐड किया तो वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं हुआ, निवेशी मतलब अंदर डालने से, निष्क्रियता मतलब काम करना बंद कर दिया। इसी को क्या बोलते हैं, निवेशी निष्क्रियता, यानी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं। अब आप इतनी बात निवेशी निष्क्रियता की समझ गए बच्चों, तो अब ये हेडिंग खत्म होने को है, बहुत ही सिंपल है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस प्लेट में ये 4-5 बैक्टीरिया है, हालांकि बहुत सारी बैक्टीरिया हम काम करेंगे ना उस पे, यानी साइंटिस्ट बहुत सारी बैक्टीरिया लेके काम कर रहे होंगे। अब उनको कैसे पता चलेगा कि किस बैक्टीरिया में हमारा वांछित जीन गया है, ठीक है, वांछित जीन गया है। अब ध्यान से समझिए, हम क्या करेंगे, इसकी 2 कॉपी तैयार करेंगे, इस बैक्टीरिया की 2 प्लेट तैयार करेंगे। लीजिए, एक प्लेट ये तैयार कर दी और एक प्लेट ये तैयार कर दी। हम पता कैसे करेंगे कि हमारा डीएनए कहां पर है, मतलब हमारा वांछित डीएनए किस बैक्टीरिया के पास है। हमने इस चारों बैक्टीरिया को इस प्लेट में रख दिया, ऐसे चारों बैक्टीरिया सेम प्लेस पर, मतलब कॉपी तैयार करेंगे तो एकदम सेम कॉपी, मतलब होता है ये कि कॉपी पेस्ट कर दिए। अब इसमें हमारा डीएनए है, इसमें है, हम तो ये जान रहे हैं ना, हम तो बोर्ड पर देख के जान रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि किस किस प्लेस में, मतलब बाहर से देख के हम बैक्टीरिया क्या है, भाई बैक्टीरिया इतनी छोटी है, हम कैसे देख के बता देंगे, है ना, पॉसिबल नहीं है। तो हमारा डीएनए इसके पास, मतलब वांछित जीन इन 3 बैक्टीरिया के पास है। ये 2 कॉपी हमने तैयार की है इसकी। हालांकि मल्टीपल प्लेट तैयार किए जाते हैं, है ना, मल्टीपल कई बार चेक किया जाता है, तब 100% सिक्योरिटी होती है, यहां समझा रहे हैं आपको। अब बच्चों एक चीज बताइए कि इस टेट्रासाइक्लिन में जब हमने अपना जीन डाल दिया, टेट्रासाइक्लिन में जब हमने वांछित जीन अपना ऐड कर दिया, तो टेट्रासाइक्लिन क्या हो गया, काम करना बंद कर देगा। अगर हम जिस बैक्टीरिया में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं होगा, अगर हम उस मेडिसिन को बैक्टीरिया में डालेंगे, या बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन वाले, जैसे एक समझिए, ध्यान से समझिए, एक बर्तन लिए, इसमें ऑलरेडी पहले से क्या है मौजूद, टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन मौजूद है, टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन मौजूद है, ठीक है, मेडिसिन मौजूद है। अब इसके अंदर हमने कुछ बैक्टीरिया डाला, जिस बैक्टीरिया के पास टेट्रासाइक्लिन का जीन नहीं होगा वो बैक्टीरिया मर जाएगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। इस पीबीआर 222 के पास क्या है, रेजिस्टेंस जीन है ना, अभी हम स्टार्टिंग में बताया, रेजिस्टेंस मतलब टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन से लड़ाई लड़ेगा। अगर हम इसको काट दिए, टेट्रासाइक्लिन वाले जीन को काट दिए, तो अब क्या ये लड़ाई लड़ पाएगा, नहीं लड़ पाएगा बच्चों। इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन डालने पर ये जिसके पास टेट्रासाइक्लिन का जीन कट गया है या नहीं है, वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, वो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। हमने इसकी कॉपी तैयार कर ली। अब इस कॉपी को तैयार करने के बाद हम इसको अपने वांछित मतलब जिसमें हमारा जीन ऐड है जिस बैक्टीरिया में, उसको हम निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे, अगर हम इसमें एक प्लेट में डालेंगे, क्या डालेंगे, टेट्रासाइक्लिन, या पहले से ऐड होगा इसमें, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन अगर इसमें डालेंगे तो जिन बैक्टीरिया के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन कट गया है, यानी जिसमें हमारा वांछित डीएनए क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है, ऐड होने से क्या हुआ, निवेशी निष्क्रियता हो गई, मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन अब काम नहीं करेगा, और टेट्रासाइक्लिन माध्यम में डालने पर ये बैक्टीरिया क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। ये बैक्टीरिया क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। जब ये बैक्टीरिया मर जाएंगी तो इसका मतलब हमारा जीन इसी वाली बैक्टीरिया में था, तभी तो बैक्टीरिया मरी। वांछित जीन जिस बैक्टीरिया में था तभी तो बैक्टीरिया मर गई, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन की जीन कट गया है। समझ गए कि नहीं, समझ गए, ठीक है। इसका मतलब ये इस वाली बैक्टीरिया में हमारा जीन नहीं गया था, इसलिए ये जीवित है। भाई हम ऐसे बैक्टीरिया को ले जिसमें ये प्लाज्मिड था, अब किसी कारण से इस बैक्टीरिया में हमारा वांछित डीएनए नहीं गया। जब वांछित डीएनए हमारा नहीं गया तो हम 2 प्लेट तैयार किए हैं। अब एक प्लेट में टेट्रासाइक्लिन डाले तो जिस प्लेस से बैक्टीरिया मर जाएंगी, ये देखिए, जिसमें हमारा जीन गया होगा वो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे बच्चों, वो बैक्टीरिया मर जाएंगी। और जिसमें नहीं गया है हमारा वांछित डीएनए, जिसके पास टेट्रासाइक्लिन का जीन ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, इसमें मौजूद है, जब इसमें मौजूद रहेगा टेट्रासाइक्लिन, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इसमें है ऑलरेडी, और टेट्रासाइक्लिन के डालेंगे तो ये लड़ाई लड़ेगा, तो मरेगा नहीं। और 3 क्या हो गए हैं, कट गए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये मर जाएंगे। तो अब ये मर गए, तो इस प्लेस से इन तीनों को अलग कर लिया जाएगा, यानी कि ये पता चल जाएगा कि ये तीनों बैक्टीरिया में हमारा वांछित डीएनए क्या है, ऐड हो गया है, ठीक है, ऐड हो गया है, यानी चला गया है अंदर, तभी निवेशी निष्क्रियता हो गई है। इसलिए हम 2 प्लेट तैयार करते हैं ताकि एक प्लेट से मर जाए, दूसरे प्लेट से हम क्या कर ले, निकाल ले। ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसको इतने आसानी से नहीं किया जाता है, साइंटिस्ट उसमें कई सारे प्रोसेस करते हैं, उसके बाद इसको कंप्लीट कर पाते हैं। इसकी एक दूसरी विधि भी मतलब अपनाई गई है ना। एक विधि तो ये है कि अगर हम जैसे एम्पिसिलिन में अगर हम ऐड करते हैं अपने जीन को, तो एम्पिसिलिन डालने पर ये बैक्टीरिया मर जाते हैं, है ना।
जिसमें जिस भी डीएनए को काट करके अपना डीएनए ऐड करेंगे वो जीन क्या हो जाएगा, निवेशी निष्क्रियता में आ जाएगा, मतलब काम करना बंद कर देगा। ठीक, समझ गए। इसकी एक दूसरी विधि भी है बच्चों, इसकी एक दूसरी विधि भी है। अब उस दूसरी विधि को हम आपको बताते हैं। दूसरी विधि क्या है? क्रोमोजेनिक विधि है। क्रोमोजेनिक विधि है, क्रोमोजेनिक विधि, क्रोमोजेनिक, ठीक है, विधि यानी रंगने वाली विधि है। इसका मतलब समझते हैं, इससे क्या होता है। वो कह रहा है कि एक मतलब ई कोलाई बैक्टीरिया जो है, ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक, ई कोलाई बैक्टीरिया के पास एक जीन है, क्या नाम है उसका, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनाने वाला जीन है। ठीक है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनाने वाला जीन है। ऑलरेडी ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बारे में पढ़ चुके हैं लैक्टोपेरान में। काम क्या करता है? लैक्टोज को तोड़ता है, सबको पता है। चलिए बता दीजिए, क्वेश्चन है कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो है लैक्टोज को तोड़ के किसमें किसमें परिवर्तित करता है, ये हमें बता देंगे आप लोग। ठीक है, और किस लिए काम करता है, ठीक है, किस लिए, मतलब बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम लैक्टोज को क्यों तोड़ता है, ये दो क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। ई कोलाई बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम, इसके पास मतलब बनाने वाला जीन है। जैसे एक बैक्टीरिया है, ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसके पास इसका जीनोमिक डीएनए और इसके पास इसका प्लाज्मिड, और इस प्लाज्मिड के पास ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, इन सभी प्लाज्मिड के पास बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनाने वाला जीन है। हमने एक प्लाज्मिड, हमने यहां से प्लाज्मिड बाहर निकाला और इस प्लाज्मिड में हमने क्या किया, अपना डीएनए ऐड कर दिया। ऐड करने से क्या हो जाएगा बच्चों, निवेशी निष्क्रियता आ जाएगी। तो क्या, किस वाले प्लेस पर ऐड किया, जिस वाले प्लेस पर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज था, मतलब बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाने वाला जीन था। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाने वाला क्या था, यहां पर जीन था, उसी वाले प्लेस पर हमने अपना डीएनए ऐड कर दिया। जब हम उसी प्लेस पे डीएनए मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाल के अगर कट करके अपना डीएनए ऐड करेंगे, तो आप बताइए कि अब ये प्लाज्मिड बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगा? बताइए बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा बच्चों, नहीं बनाएगा। समझ गए इतनी बात को? नहीं बनाएगा। अब ये क्रोमोजेनिक, अगर और सबसे बड़ी बात कि हम इस बैक्टीरिया पे केमिकल डालेंगे, ठीक है, जैसे हम एक माध्यम तैयार करते हैं, चलिए जैसे हम उसको समझाते हैं, इसको समझाते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, ध्यान से देखेंगे। इतना समझ गया, ई कोलाई के पास बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम है और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनाने वाला जीन है, और उसी जीन में हम अपना वांछित डीएनए ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या हो जाएगा, निवेशी निष्क्रियता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? निवेशी निष्क्रियता हो जाएगी, यानी कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम अब वो ई कोलाई नहीं बना पाएगा। सपोज करिए, देखिए ध्यान से देखिए, होगा क्या कि हमने उसी तरीके से 2 प्लेट तैयार किया, ठीक है, 2 प्लेट उसी तरीके से क्या किया, तैयार किया। अब ये 2 प्लेट में हमने ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया, ई कोलाई बैक्टीरिया को, इसमें भी वही ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है, हमने ई कोलाई बैक्टीरिया को ले लिया। अब इस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर सपोज करिए इस वाले प्लेस पर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम, मतलब इन सभी बैक्टीरिया के पास हमारा वांछित जीन चला गया है, इसके पास भी चला गया है, ठीक है, दोनों सेम बनाते हैं, है ना, अलग हो जाएगा। आप कहेंगे सर एक में ब्लैक एक में ब्लू कर दिया, कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए। हाँ, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए कि कंसेप्चुअल है बच्चों, और लोग इसको पढ़ते नहीं, पता नहीं क्यों। चलिए देखते हैं। हमने ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया और इसके अंदर से जो प्लाज्मिड था वो बाहर निकाला, और इस बाहर निकाल के हमने क्या किया, इसमें हम वांछित जीन ऐड करके फिर से बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ऐसा हमने एक बर्तन में लेकर बहुत सारी बैक्टीरिया में किया। मान लीजिए 4 बैक्टीरिया है, इसमें हम बाहर से प्लाज्मिड ऐड किए हैं। इसमें ये प्लाज्मिड है, ठीक है, ये क्या है, प्लाज्मिड है। ये इस प्लाज्मिड को हम इन बैक्टीरिया में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं बच्चों। जब इस बैक्टीरिया में ऐड कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि किस किस बैक्टीरिया के पास हमारा जीन गया है, वही विधि जो हम अभी बता रहे हैं। तो अब हम क्रोमोजेनिक विधि का यूज करेंगे, है ना। अब हम मेडिसिन वगैरह कुछ यूज नहीं करेंगे, क्रोमोजेनिक विधि का यूज करेंगे। तो जिस बैक्टीरिया के पास बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनाने का जीन होगा, जिस बैक्टीरिया के पास बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनाने का जीन होगा, हम जब क्रोमोजेनिक पदार्थ को यूज करेंगे, किसको, क्रोमोजेनिक पदार्थ को जब यूज करेंगे, उसका रंग कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है, ब्लू हो जाएगा। और अगर वो इनएक्टिव, मतलब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा, यानी निवेशी निष्क्रियता हो गई है। मतलब निवेशी निष्क्रियता मतलब अगर उस वाले अगर ई कोलाई में निवेशी हो जाए, निवेशी निष्क्रियता हो जाए। अगर ई कोलाई में वांछित डीएनए ऐड हो गया है, तो निवेशी निष्क्रियता की वजह से वो कोई कलर नहीं देगा, ठीक है, कोई रंग नहीं देगा।
नहीं देगा। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। इसमें क्या लिखा कि हमने इसमें प्लाज्मिड डाला जिसमें हमारा वांछित जीन था, ठीक है, हमने वांछित जीन वाला प्लाज्मिड इसमें डाला। अब यहां पर 4 बैक्टीरिया हैं, अब किसमें गया है कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हमने 2 प्लेट तैयार कर ली। अब उस 2 प्लेट में हम क्या करेंगे, हम उस 2 प्लेट में हम पहचानेंगे, या 2 प्लेट या एक ही प्लेट इसमें कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं 2 प्लेट की यहां पर, ठीक है, इसमें 2 प्लेट की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, 1 प्लेट में काम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई मतलब बैक्टीरिया मरेगा नहीं, ठीक है। अब जिस भी बैक्टीरिया के पास बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनाने का क्या होगा, ये आरडीएनए नहीं, यहां से हटा देते हैं, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाने का जीन होगा, ठीक है, जीन होगा, हम उसमें जो केमिकल यूज करेंगे, बाहर से जो केमिकल यूज करेंगे, ठीक है, क्रोमोजेनिक पदार्थ जो यूज करेंगे बाहर से, ठीक है, जो बाहर से यूज करेंगे, जिसके पास बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनाने का जीन होगा वो ब्लू कलर का हो जाएगा, नीले रंग का हो जाएगा। और जिस बैक्टीरिया के पास हमारा वांछित जीन ऐड हुआ है, मतलब वांछित जीन बीटा ग्लैक्टोसाइडेज वाले प्लेस पर ऐड होकर उसको क्या कर दिया, निष्क्रिय कर दिया है, तो जब वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज वाला जीन में हमारा जीन ऐड हुआ है, जैसे ये प्लाज्मिड है, इसमें इस वाला ये वाला जो प्लेस था वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज था, और इसी वाले प्लेस में हमने अपना डीएनए ऐड कर दिया, तो क्या वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगा? अब नहीं बनाएगा बच्चों, निवेशी निष्क्रियता हो गई है। तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनाने का जो जीन होगा वो अगर जिस बैक्टीरिया के पास होगा तो क्रोमोजेनिक पदार्थ डालने पर वो कैसे हो जाएंगे, नीले रंग के हो जाएंगे, ठीक है। और जिसके पास नहीं होगा वो किस रंग के हो जाएंगे, वो सफेद रंग के हो जाएंगे, ठीक। सफेद रंग के क्यों हो गए? क्योंकि हमारा वांछित जीन बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनाने वाले जीन पर क्या हो गया है, ऐड हो चुका है। ऐड होने से बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा नहीं, क्योंकि निवेशी निष्क्रियता हो गई है, पहले ही बता चुके हैं हम आप लोगों को, ठीक है। तो हम क्रोमोजेनिक पदार्थ डालेंगे, अब इसके पास तो है हमारा जीन, वांछित जीन, इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, तो ये वाली बैक्टीरिया किस कलर की हो जाएगी, ये वाली बैक्टीरिया हो जाएगी ब्लू कलर की, ठीक है, किस कलर की हो जाएगी, ब्लू कलर की हो जाएगी। बाकी ये 3 बैक्टीरिया व्हाइट कलर के हो जाएंगे। इसका मतलब इन तीनों बैक्टीरिया के पास क्या है, इस तीनों बैक्टीरिया के पास हमारा डीएनए ऐड हो चुका है, जाकर जो प्लाज्मिड हम भेजे हैं संवाहक वो ऐड हो चुका है। तो बच्चों ये क्लास यहीं तक थी, कॉन्सेप्चुअल थी, लोग छोड़ देते हैं पता नहीं क्यों इसको। आप वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, 2 बार एनसीईआरटी पढ़िए, 2 बार वीडियो देख लीजिए। हम गारंटी ले लिए हैं बच्चों, ऑलरेडी पहले से ही बोल चुके हैं, आप लोगों को हर एक पॉइंट, एक लाइन एनसीईआरटी की हम सिखाए हैं, कंसेप्ट तरीके से सिखाए हैं, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो चलेंगे हम, आज का वीडियो काफी लंबा हो गया है, हमें पता है कि आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आपको पूरे में से पूरा नंबर लाना है ना। तो चलते हैं बच्चों, फिर मिलेंगे अपनी नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू माय डियर स्टूडेंट।